तो हमने बोला कि नहीं, हम लोगों को बताएंगे कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मैं उनकी बेटी। डॉटर ऑफ अ सेक्स वर्कर। कब ख्याल आया कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, इस समाज को बदलना है? तो उस समय मुझे समाज और किसको बदलना है ये सब कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों झूठ बोलूँ। बस एक ही बात, एक ही डंडा चलता है, वो क्या है, ये धंधा गंदा है, इसको बंद करना चाहिए। जब भी कभी भी पुलिस रेड होती थी तो बच्चों को ज़्यादा छुपाते थे। अब कभी कभी मुझे भी छत पे, अब मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है तो दादी करती थी, छत पे चढ़ाती थी और छत के दूसरे वाले छत बाजू जिधर पुलिस नहीं जाती उधर धक्का दे देती थी। भारत में आज जो सेक्स वर्कर का रेशियो है, भारत सरकार का आंकड़ा बता रही हूँ मैं, 2011 का है, जिसमें 28 लाख समथिंग कुछ सेक्स वर्कर का बताया जा रहा है पूरे भारत में। अब जैसे मैं आपके सामने आके बैठ गई, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, हाँ ठीक है, मैं धंधे वाली की बेटी हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या मैं समाज में बराबरी में नहीं रह सकती? खोलिए ना शिक्षा का द्वार इनके लिए, कहिए स्कूल में कि आप सेक्स वर्कर के बच्चों को भी आदेशित करिए स्कूलों को। जो महिला ओपन सेक्स वर्कर का काम करती है उनको तो सब गाली बक्या जाए। बदनाम गलियों में रहकर वहाँ से समाज को बदलने का जिम्मा उठाने वाली और वहाँ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सलाहकार बनने तक का सफ़र तय करने वाली नसीमा खातून आज हमारे साथ है। आज सभी तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र है आपका बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और बहुत इंस्पायरिंग रहा है, तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, सफ़र तो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ। मैंने बहुत कम समय से शुरू किया है और जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस इलाके की बात लोग नहीं करते, बदनाम गली शब्द जो आपने यूज़ किया, अब वो मेरे लिए बदनाम नहीं रहा, बल्कि वो मेरी एक पहचान बन गई है। और यही शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो बदनाम क्यों है। सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं भी मेरा भी एडमिशन हुआ था, लेकिन बात वहीं शुरू हुई कि मुझे अपना परिचय नहीं बताना है। तो क्यों नहीं बताना है? मेरी बाकी सहेलियां अपना परिचय बताती थी, घर बताती थी कि मैं पुरानी बाजार रहती हूँ, मैं फलानी जगह रहती हूँ, शाम को हम लौट के जाएंगे, लेकिन हमारे घर से सख्त हिदायत थी कि एड्रेस नहीं बताना है। तो बच्चों को लगता है ना कि मैं क्यों न बताऊं। तो मेरी सहेलियां जब बोलती थी कि हम उस गली से जाएंगे, उस रास्ते से, तो मैं बोलती इस रास्ते से चलो, मेन मार्केट होकर। तो बोलती नहीं, उधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उधर लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा। मुझे लगता था कि मैं भी लड़की हूँ, मैं उधर से ही तो आती हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, इसको कौन पकड़ेगा? दूसरे घर में बना कर रहे हैं। तो ये जो एक सवाल है, यही मेरे सफर को यहाँ तक लेकर आया। इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैंने शुरू किया कि आखिर मैं हूँ कौन और क्यों बदनाम गली से आई हूँ और क्यों बदनाम हूँ, इसको तलाशना ही मेरा ये मंजिल सफ़र बन गया। तो आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और कब ख्याल आया कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, इस समाज को बदलना है या अपने लिए एक स्टैंड लेना है? देखिए, सच पूछिए तो मुझे किसी को बदलना तो था नहीं जी। और मेरे जब मैं कितने 12 साल या 10 साल की रही होंगी उस समय, जिस समय ये सवाल कि स्कूल में नहीं बताना है, स्कूल में एड्रेस नहीं बताना है, तो उस समय मुझे समाज और किसको बदलना है ये सब कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों झूठ बोलूँ, आखिर क्यों झूठ बोलना है। तो ये जो ख्याल था, यही आगे सवाल का जवाब, क्योंकि जब भी कभी भी पुलिस रेड होती थी तो बच्चों को ज़्यादा छुपाते थे। अब कभी कभी मुझे भी छत पे, अब मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है तो दादी करती थी, छत पे चढ़ाती थी और छत के दूसरे वाले छत बाजू जिधर पुलिस नहीं जाती उधर धक्का दे देती थी। तो कितनी बार मेरे पैर में मोच आया, मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस के वो बड़े बड़े लाइट्स घूमते थे जैसे किसी के आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं। अभी जानती हूँ, उस समय तो लगता था सच में मैं कोई गुनहगार हूँ, नहीं भागूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत दिन ऐसे हुए कि किसी दूसरे के घर में उन्होंने छोड़ दिया जिसको मैं नहीं जानती थी, और मैं उनके घर में, उनके बिस्तर पे क्या, उनके घर के अंदर नहीं जाती थी, गेट पे खड़ी रहती थी कि पता नहीं मैं किसके घर में हूँ, क्यों हूँ और कब आएंगे मेरे घर के लोग मुझे ले जाने के लिए। ये सब जो सवाल का जवाब था, इसी को तलाशते जब मैं अपने इलाके में, मतलब जब भी रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड करती है तो ये तो ढिंडोरा पीट के करती नहीं है कि रेड करने आ रहे हैं, तो रात को 12 बजे भी 2 बजे भी वो रेड कर देते थे।
तो सारे लोग भाग जाते थे और बच्चे तो कहाँ जाएंगे भाग के, तो दादी उसी समय उठाती और किताब चाहे कोई भी हो, उर्दू हो हिंदी हो, पकड़ाती और बोलती पढ़, अल्ली बे पढ़, ताकि जो पुलिस वाले हैं जब वो अंदर दाखिल हो तो उनको पता हो कि ये बच्ची पढ़ने वाली है। तो आप सोचो कि 2 बजे रात को आप अपने 10 साल के बच्चे को उठा के कहते हो बेटा पढ़, क्यों? क्योंकि अभी पुलिस आएगा और तुझे देखेगा। बच्चे आम लोग को भी पुलिस का नाम लेते सबकी फटती है। तो अब सोचो कि रात को 2 बजे, तो वो जो हालत होती थी ना, फिर वही क्वेश्चन मार्क होता था। मैं पुलिस को बड़ी ध्यान से देखती थी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्या किए हैं, मैंने किया क्या है, मुझे समझ में नहीं आता था। तो ये जो पूरा मसला था ना, वो धीरे धीरे जड़ होता गया दिमाग में। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जुड़ी तो वहां भी यही था कि जहाँ वो लोग मुझे मिलते, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई भी, और जहाँ मैं बताती कि मैं इस इलाके से आती हूँ, तो पहले तो वो सरसरी नज़र से ऊपर से लेके नीचे तक देखते। मुझे लगता भाई ऐसा क्या किया मैंने, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं रेड लाइट एरिया से आती हूँ, चूंकि मैं लड़की हूँ तो उनको लगता है कि ये धंधे वाली होगी, क्योंकि एक कॉमन सेंटेंस है जो हर किसी के दिमाग में बचपन से दिया गया है। ये आप भी नहीं लिए, आपको भी बताया गया कि उस इलाके में गंदे लोग रहते हैं। तो ये जो गंदे लोगों की परिभाषा थी ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर मैंने किया क्या है। मैं ना कोई गंदा काम कर रही हूँ, बस मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी वैसे ही रहना चाहती हूँ जैसे आम बच्चा रहना चाहता है, मगर क्यों वो माहौल क्यों नहीं है? मेरी सहेलियां ईद दिवाली में एक दूसरे के घर जाती है, मैं उसको अपने घर नहीं बुला सकती, मुझे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, आखिर क्यों झूठ बोलूं? तो ये सब सवाल जो है ना, ये जकड़ते 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 ये सफर की नींव रख दी, और अब ये मुहिम बन गया और समाज जानने लगे। आपने कहा कि पुलिस रेड करती थी, आपको भागना पड़ता था, छिपना पड़ता था जी। तो अभी भी वो हालात होते हैं, और पुलिस जो है कि ऐसे ही लोग डरते हैं, तो डराती है, धमकाती है पुलिस। तो जो आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या उनकी जो वो लोग हैं जिनको डराती धमकाती है पुलिस, क्या उनके कुछ वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? और अब क्या उसमें बदलाव आया है जो पहले होता था? देखिए, पहले मुझे ना तो कानून पता था कि एफआईआर क्या होता है, पुलिस क्यों है, बस इतना पता था कि पुलिस पकड़ेगी, गलत करेंगे तो, जो आम बच्चे को भी आज के डेट में भी यही पता होता है, मेरे जहन में भी वो था। तो जब मैं शुरुआत की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो भी नहीं पता था कि पुलिस क्या काम करती है। तो जब मैं यहाँ से सीतामढ़ी गई, मेरा ननिहाल है सीतामढ़ी, वो भी एक रेड लाइट एरिया ही है, तो वहां मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम की ग्रामीण लेवल पे। तो वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग लिया मैंने, तो कानून की भी ट्रेनिंग ली। तब मुझे पता चला कि एफआईआर क्या होता है, कैसे पुलिस आपके क्या बोलते हैं, अरेस्ट वारंट लेकर आएगा तो ही आपको सर्च कर सकता है। तो मुझे लगता था ये जितनी बात हमें बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी ऐसा मैंने नहीं देखा। तो वहां से मेरा शुरू हुआ पुलिस सेवा। जब भी उस इलाके में पुलिस रेड करने आती और अगर वो मेरे घर आ जाती, तो बचपन में तो मुझे डर के मारे बताना पड़ता था कि मैं पढ़ने वाली हूँ। उस समय पूछती, मैं आप किससे पूछ के आए? तो मेरी दादी जो थी वो बहुत डर जाती, बोलती पुलिस वाले, क्योंकि वो डंडा चला देते थे, गाली बक के, किसी भी तरह की गाली, की मेरे से सवाल करती है यहाँ खड़ा होके। तो मैं ट्रेनिंग लेकर आई थी और मेरे बैग में मेरे सारे बुक्स वगैरह रखे थे, डायरी में लिखती थी। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि हम चेक करेंगे, और मेरी जो दादी थी वो बीमार थी, उसको पानी चढ़ रहा था। पहला लड़ाई मेरा पुलिस से वहीं पे हुआ, फर्स्ट टाइम मैं पुलिस से लड़ी। तो उन्होंने कहा कि इस घर में तलाशी करो। तो वहां पे क्या ग्रामीण इलाका, तो झोपड़ी जैसा नुमा घर था हमारा। तो पुलिस ने पूरे एक एक सामान ऐसे तितर बितर कर दिए, मेरे बैग को खोला, किताबें छीट दी। तो उन्होंने कहा, तुरंत कहा उन्होंने, कह रहे यहाँ पे कोई डायरी भी पढ़ता है, लिखता है क्या? तो जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है यहाँ पे पढ़ते नहीं है? तो तुरंत उसने कहा कि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ पे हो क्यों? मैंने कहा आप अपने बेटे से शादी करिएगा। जब ऐसा बोला तो वो एकदम ऐसे हो गए। मैंने बोला आप यहाँ पे खड़ा होकर जो मुझे ज्ञान देने आए हैं, क्या आप अपने घर में मुझे लेके जाएंगे? तो वो गुस्से में आ गया और बोलते हुए बरबराते हुए चला गया, क्योंकि मैं वो जो किताबें उन्होंने छीटी थी वो कानून की किताबें थी। अच्छा। तो वो बरबराते हुए चला गया, सोचा कि पढ़ी लिखे कुछ एक दो सवाल और पूछ दी तो बहुत सारे पुलिस वाले को भी नहीं पता, तो वो बाहर निकल गया। तो हमारे इलाके में एक चर्चा हुई कि जब भी पुलिस रेड होता ना, तो वो पकड़ के पुलिस वाले को हमारे घर ले आते। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं सवाल पूछूंगी तो वो भाग जाएंगे। तो ये पहला वक्त था जब मैं पुलिस से सवाल की,
और वो चले गए तो मेरी दादी को लगा कि नहीं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो पहले मेरी दादी को हमेशा लगता था कि पुलिस वाले मेरे साथ गलत करेंगे, तो वो हमेशा मुझे पीछे खींचती। और जब वो पहला दिन उसने मुझे देखा कि मैंने उससे जो बात किया, तो वो फर्स्ट टाइम था पुलिस से बात करना। तब वो एक सवाल उठा कि जैसे आम लोगों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, भारत में आज जो सेक्स वर्कर का रेशियो, भारत सरकार का आंकड़ा बता रही हूँ मैं, 2011 का है, जिसमें 28 लाख समथिंग कुछ सेक्स वर्कर का बताया जा रहा है पूरे भारत में। अब बताइए, पूरे भारत में जब इतनी सेक्स वर्कर है जो कि आप कहते हैं कि लीगल नहीं है, अनलीगल है, और उसमें बाकायदा बहुत सारे लोग तो ब्रॉथल बेस्ड है ना, ब्रॉथल मतलब समझ रहे हैं, रेड लाइट एरिया जहाँ में पल्ली बरी, ऐसे इलाके हैं भारत के बहुत सारे जगहों में, तो उनके ह्यूमन राइट्स पे कोई बात ही नहीं करता। बस एक ही बात, एक ही डंडा चलता है, वो क्या है, ये धंधा गंदा है, इसको बंद करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप बंद कर दीजिए, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो अब आज भारत में आज क्या, पहले भी जब मैं नहीं जानती थी तब भी कोई भी ऐसा पॉलिसी सेक्स वर्कर या उनके फैमिली के लिए या उनके बच्चों के लिए अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई गई है। हाँ, बिल बहुत सारे हैं, कानूनी क्या बोलते हैं, आदेश बहुत सारे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी, जैसे कहते हैं ना, ये पेंशन योजना है, ये क्या बोलते हैं, वंचित जमात मतलब अल्पसंख्यक योजना है, ये दलित समुदाय के लिए है, वैसे इस जगह पे रहने वाली महिलाओं के लिए भी तो कोई योजना, विकल्प कोई नहीं मिला, कोई भी ठोस विकल्प नहीं है। हाँ, परियोजना बहुत सारे लोग लेके आ जाते हैं, भाई हम यहाँ पे स्कूल चला लेंगे, हम यहाँ पे ये कर लेंगे, हम वहाँ पे ये कर लेंगे, लेकिन आप भी, अगर मैं एक जगह का एग्जाम्पल लूं, चतुर्भुज स्थान का ही, तो जितना मैं जानती हूँ 2002 में दीपिका सूरी मैम आई थी और उन्होंने वहाँ एक रेड किया था। उस रेड के दरमियान मैं यहाँ आई हुई थी, मेरी तबीयत खराब थी सीतामढ़ी से, वो रेड में बैठ के देखी। तो उस समय मुझे कानूनी प्रक्रिया में होता है ना कि अगर लेडीज है तो लेडीज को लेडीज ही टच करेगा, वो वहाँ कुछ नहीं होता ऐसा। लेडीज पुलिस के नाम पे सिर्फ एक दीपिका सूरी मैम थी, बाकी सारे पुरुष थे, क्योंकि रात को कोई होता ही नहीं था, और कौन बोलने जाएगा पुलिस के खिलाफ कि आपने नियम भंग किया, कोई की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। तो दीपिका सूरी मैम जब रेड की वहां पे, तो मैं बैठ के पूरा देख रही थी बकायदा। वो रेड की, लोगों को अरेस्ट किया, कुछ अपराधी को भी अरेस्ट किया उन्होंने, और वो बहुत बड़ा चेंज था उस इलाके के लिए। शायद वो मेरे लिए वो एक जरिया बना, एक किक था उनका। तो जब उन्होंने वो पूरा बंद किया वो इलाका, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई वहां पे, उसका नाम दिया उन्होंने समाज सुधार कमेटी। और वो समाज सुधार कमेटी में कौन लोग थे, उनको लगता था कि वो सब लोग समाज सुधारक हैं, लेकिन वो उसी इलाके में रहने वाले सुधारक थे, जिनका जो मतलब उस इलाके में क्या है कि कैटेगरी है अलग अलग लोगों की। जो महिला ओपन सेक्स वर्क का काम करती है उनको तो सब गाली बक्या जाएगा। उसी इलाके में कुछ लोग अपने आप को एक नेता, दादा ऐसे कुछ बना लिए प्रतिष्ठित, तो आप उसको कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है, मगर उसका ये बैकग्राउंड आप नहीं जानते। अब वो समाज सुधारक बन गए और उन्होंने डंडा चलाना शुरू कर दिया मैम के साथ। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सभी औरतों को बुलाया और उन्होंने मीटिंग रखी। और मैं अपने घर के, मेरा घर उसी गली में है, आप कभी आए तो देखिएगा, वहाँ पे एक पान का गुमती रखा हुआ है, दादी उस पर बैठती थी, तो मैं उस गुमती पे बैठ के और पूरा देख रही थी। वो तिराहे पे था और सामने मेरा वो घर था। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि हम ये इलाका बंद कर रहे हैं और आप लोगों के धंधा छोड़ना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम 30-35 महिलाएं होंगी बच्चों के साथ लेके बैठी, तो 50-60 लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कुछ 6-7 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में, लेकिन आप आज से इसको छोड़ दीजिए। महिलाओं ने कहा कि अगर 6 महीने की बात है तो मैडम हम लोगों को 6 महीने दे दीजिए, हमारे बच्चे का फीस है, हमारा घर में बीमार है, कर्ज है, रेंट है, दवा का पैसा कहाँ से आएगा। तो वही बात है कि अगर एक धंधे वाली आपसे बार्गेनिंग करे तो कहते हैं तेरी औकात क्या है, तूने मुंह कैसे खोला। तो बस उनको बुलाया, बैन बिठाया, गाड़ी में जेल भेज दिया। ये जो काम हुआ ना, ये मेरे लिए ना, मेरे सच में मेरे आई ओपनिंग वाला काम था। मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ, मैं सीतामढ़ी में बैठ के कर क्या रही हूँ। वहां मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करती थी,
एक प्रॉड एजुकेशन की बात करती, महिलाओं को इंकलाब जिंदाबाद, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं जानते थे, लेकिन वहां मैं काम करती थी। लेकिन यहाँ मैं जिस जगह पैदा हुई, मेरे मेरे अंदर में एक सवाल उठा कि मैं जब कुछ गलत की नहीं तो ये बच्चे 8 साल के बच्चे माँ के साथ जेल चले गए और उनके परिवार वाले पागल हो रहे हैं कि भाई बच्चे को तो छोड़ दो, वो जेल जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा। अब वो अभी जैसे मई का महीना, जून में ही हुआ था वो भी रेड, जून मई गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी के बाद जब आप जेल से बाहर आएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो कहेंगे हम तो गए थे घूमने मम्मी पापा के साथ, वो क्या बोलेगा मैं जेल में घूम के आया था। तो उस समय लगा कि नहीं ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि सामने से कैसे बोलूं, वो लोग मुझे जानते नहीं थे, मेरी कोई अपनी एक आइडेंटिटी थी नहीं, मैं भी उसी खेमे में थी कि मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई थी। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने जो वो काम करती थी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि तुम अपना कैरियर बर्बाद कर रही हो, क्योंकि वहां पे मैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही थी, माइक्रो लेवल प्लानिंग, कैसे गांव में जाके आप सरकारी योजना को स्कीम के स्टार्ट करेंगे, तो एक अलग दुनिया थी मेरी। उन्होंने कहा तुमने इतना मेहनत करके यहाँ अपना एक कैरियर बनाया, तुम इसको ध्वस्त कर दोगी। मैंने बोला कि आप ही तो कहते हैं कि जहाँ अगर मैं सैकड़ों महिलाओं को हिम्मत दे सकती हूँ, लेकिन अपने ही घर में बैठे 20 महिला 2 महिला को डर से जीते देखूंगी तो मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बात होगी ना। आप बाहर तो सवा शेर बनते हो, घर में चूहे से भी बदतर हालत है, कुत्ते से भी बदतर हालत है। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगी, मैंने कहा कुछ तो करूंगी। फिर मुझे लगा कि वो होता ना कि अगर एक जगह आग लगी तो ये तो तय है कि दूसरे के घर में भी चिंगारी उड़ के जाएगी। तो बस वही पैटर्न को मैंने वहां बोलना शुरू किया कि अगर उस इलाके को एक कोना में रेड हुआ तो क्या दूसरे कोने में रेड नहीं होगा, अगर आप यहाँ रहते तो क्या आप इसमें शामिल नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, बोले कि कर सकते हैं, बैठ के बात विचार करते हैं। तो जितने मेरे उम्र की लड़कियां थी वो 10-20 लड़कियां इकट्ठा हो गई, और उस समय ना तो कोई संस्था का दिमाग में था, ना ही कोई प्रोजेक्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हमने कहा कि हम बात करेंगे। तो कभी मान लीजिए आज मेरे घर में 2 बजे, क्योंकि दोपहर में गर्मी में सब सोते हैं, और हम लोग 2 बजे मिलते थे। तो एक दिन मेरे घर में, एक दिन दूसरे के घर में, तीसरे के घर में, ऐसे मिलते गए। और बात क्या होती थी कि वहां जो घटना हुई वो क्या था और किस तरह से हुआ और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। कौन बात कर रहा था इसमें? कोई मीडिया के लोग नहीं थे, कोई एनजीओ नहीं था, कोई भी बड़ी पदाधिकारी नहीं थे। ये हम उस इलाके की लड़कियां थी, बेटियां थी, जिनकी कोई पहचान नहीं थी जी। तो पहला सवाल जब हम लोगों ने मंथन कर लिया, 1 साल लगा हम लोगों को इस बात को समझने में, तो पहला सवाल यह आया कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। आपको मैं बताऊं कि ये जो शब्द है सेक्स वर्कर, है ना, जिसको बड़ी शॉर्ट आसान भाषा में लोग वेश्या बोल देते हैं, इसको बोलने में हम लोगों को यहाँ तक आने में इतना गला सूखता था क्योंकि हमने कभी बोला ही नहीं। लोग हमें मानते थे लेकिन हमने कभी बोला ही नहीं ये वर्ड, तो हमें लगता था कि हम है ही नहीं तो बोले कैसे। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोगों को बताएंगे कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मैं उनकी बेटी हूँ जी। तो लोगों ने कहा कि पागल हो, तुम बोलोगी कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? जब आप हमको धंधा वाली मान सकते हो तो महिला है ना, धंधा करने वाली महिला है, वो बच्चा भी पैदा कर सकती है। तो अगर भारत में जितनी महिला सेक्स वर्कर है वो सब माँ है, उनके भी बच्चे हैं। तो वो बात कैसे समझ में आएगा लोग को जब तक उनके बच्चे सामने आके नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं उनकी बच्ची हूं। तो सभी ने कहा कि ठीक है बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन अंदर से तो हम सबकी फटी पड़ी थी। हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया, 1-2 जगह हम लोग मीटिंग वगैरह में गए तो परिचय में अब बात ही हुई कि क्या कहते हैं, बिल्ली के गले में घंटा अगर आप बांधते हैं तो आप ही को सबको सामने आना पड़ता है ना, तो बलि का बकरा मैं ही थी। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, पहले आप ही बोलोगे। तो हमने एक मीटिंग में बोला कि मैं नसीमा और मैं चतुर्भुज स्थान में रहती हूँ और मेरी मम्मी इस प्रोफेशन में है। तो उसमें से एक नेता ही था, वो व्यक्ति था क्या है भी अभी, उन्होंने आके बड़े अच्छे से बोला तुम लोग जो करती हो ना बहुत अच्छा है। मैंने बोला क्या करती हूँ? अरे वही जो तुम बोल रही थी। मैंने बोला कि मैंने करती क्या हूँ, आप वो बोल रहे हैं ना क्या करती। तो उनको ये बोलने में इतना हीन भावना महसूस हो रहा था। वही जो धंधा के बारे में तुम बता रही थी। हम बोले धंधा तो एक सब्जी वाली भी करती है, ठेला चलाने वाला भी करता है,
आप किस धंधे की बात कर रहे हैं? और मेरे दिमाग में वो उन पर तुल गई मैं कि इनके मुंह से सुन के रहूंगी कि बोलना क्या चाहते हैं मुझसे। तो ये जो जिद्दीपन था ना एक अंदर कि भाई आप सिर्फ इतने से जज कर लिए कि मेरी माँ प्रोफेशन में है, ये किसने कहा? ये कहाँ लिखा है कि जिसका बाप ठेला वाला होगा उसका बेटा भी ठेला ही चलाएगा? कहाँ लिखा है? तो यही बात है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये किसने कहा आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारा समाज का मेंटेलिटी आज भी वही है। आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है, अरे ये कैसे बोल सकती है, ये आज इतना उड़ रही है, क्योंकि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। और मैं तो सबको एक ही बात करती हूँ, अगर भगवान आज के डेट में कह दे, अनाउंसमेंट कर दे कि दो बात, एक आप मांगो कि कहाँ जन्म लोगे और दूसरा कब कैसे मरोगे, तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई किसी से प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सब ये बुकिंग कराना शुरू कर देंगे। और ज्यादातर बुकिंग पता है किसके घर में होगी? अंबानी के घर में। सब कहेगा कि हमको वहीं पैदा होना है, अब मरना भी उन्हीं की तरह है, हमको ये जिंदगी जीना ही नहीं है। तो क्या अगर सेक्स वर्कर की बेटी है या सेक्स वर्कर का बच्चा है, उस मंडी में वो पैदा हुआ, तो उसमें उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं। यही मानवता है ना, यही ह्यूमन राइट्स है ना, कि मैं यहाँ पैदा हुई, इसमें मेरी क्या गलती है? अब आप पुलिस रेड करो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या पत्रकार है, आप बात कर रहे हो ना, करो ना। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम सेक्स वर्कर के बारे में, क्या सेक्स वर्कर लगा? सेक्स वर्कर को तो आप भी अभी कॉल करोगे आपके पास आ जाएगी। तो आप वैसे बात तो करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में वही बैठा हुआ है कि सेक्स वर्कर मतलब गंदा, गलत चीज है। गलत चीज मानती हूँ, गलत चीज है, लेकिन अच्छा चीज बनाने की भी तो कोशिश आपने नहीं की ना। किसी ने नहीं की। अब आप एक के पीछे पड़ गए कि तुमको मैं अच्छा जिंदगी दूंगा। कहावत है ना कि वो ऊंट के मुंह में, कहावत है ना, जीरा का फोरन, वो वाली बात हो जाती है। तो बदलाव बूंद बूंद होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन बदलाव के लिए जरूरी नहीं किसी एक को पकड़ लो आप। बदलाव का मतलब है कि आओ ना मेरे साथ, करो वकालत करो मेरे साथ, कहो कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। ये बोलने का गट्स है किसी के पास? वही नहीं। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको दर्द दिखना है, आपको बेचारापन देखना है। हमारे पास कुछ संगठन के लोग आए तो पहले तो उन्होंने हमें बेटी बेटी कह के बात कर लिया। जब आगे काम शुरू हुआ तो वो अपना रुआब में आ गए, फिर बोला अरे इस इलाके की लड़कियां उठ के हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी, ऐसे कैसे होगा? मैंने उनको यही बोला कि देखिए ऐसा है कि हाथी का दर्द दिखाने का और खाने का और। आप हमें माने या ना माने, हम अपनी पहचान लेके छोड़ेंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही होगा ना कि आप मुझे ये समझेंगे कि ये धंधे वाली है। ऐसा तो पूरा दुनिया समझ रहा है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या समझे मुझे? मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। सही बात। मैं तो आपको खुल के बता रही हूँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। आप गूगल से भी पूछिए मेरे बारे में, यही बताएगा। तो जब मैं बोल रही हूँ कि चिल्ला चिल्ला के कि मैं बेटी हूँ, तो आपके दिमाग में कितनी छोटी संकीर्ण मानसिकता है कि आपको बेटी सब सुनाई नहीं दे रहा। मानसिकता के ऊपर तो ये मानसिकता बहुत बड़ा जड़ है। मेरे दुश्मन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मेरी लड़ाई एक उस स्टिग्मा से है जो दिखाई नहीं देता, जो हम में, आप में, सबके अंदर एक बोया गया है। मुझे बताया गया कि वो लोग अच्छे नहीं है, आपको बताया गया वो अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस जो बीच में जो ये खालीपन है ना, इसको भर दिया। अब जैसे मैं आपके सामने आके बैठ गई, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, हाँ ठीक है, मैं धंधे वाले की बेटी हूँ, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या मैं समाज में बराबरी में नहीं रह सकती? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? और इस बात को लेकर जब मैं आगे बढ़ी तो देखिए आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया। मैंने नहीं कहा उनको कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे तो खुद भी नहीं पता, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया। क्योंकि वही बात है ना कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन दावा कितना है? अब जैसे मैं आज बोलती हूँ कि आप मेरे सामने एक भी नसीमा खड़ा कर दीजिए, जिसको आपने बदल दिया हो, जिसका रिहैबिलिटेशन आपने कर दिया, कि करोड़ों का फंड आ रहा है इस नाम पे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करे। जैसे मैं आज समाज में मुखधारा में एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे, वो ऐसे दिखा दीजिए। अगर उतना करने के बाद भी, आपको रिहैबिलिटेशन करने के बाद भी अगर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, छुपा के जी रहे हैं, तो ये क्या
सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपको बताने की जरूरत क्या है, आप तो अपने मन से बताती हैं। अरे भैया मैं नहीं बताती तो आप ही मुझे ब्लैकमेल करते हैं। हाँ। अब मैं मान लीजिए कि मैं अपना परिचय छुपा लेती कि मैं तो भाई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मेरी शादी राजस्थान में हुई है और मैं ये समाज के लिए काम करती हूँ, सिंपल। अब कल आप मुझे देखेंगे नसीमा जी आप तो उस इलाके में घूम रही थी, आप उस इलाके में खा रही थी, क्या है वहां पे आपका? तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता, 10 झूठ बोलना पड़ता। मैंने आप उन लोगों को ये मौका ही नहीं दिया कि आप मुझे बोलें कि तुम हो कौन। मैं पहले बता रही हूँ ना भैया, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं उसी माँ के कोख से पैदा हूँ जिसको आप गंदी बोलते हो, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का पूरा दायरा है ना, मैंने बचपन से ले आज तक, समझिए कि लोग कोर्स की किताबें पढ़ के सीखता है, मैंने वहाँ जीती जाती जो घटनाएं हैं उसको पढ़ पढ़ के ये सब सीखा कि हमारा मानव अधिकार क्या है, हनन क्या हो रहा है और होना क्या चाहिए था। तो बस उसी कड़ी में आगे बढ़ती जा रही हूँ और यहाँ तक पहुंची। ये चेतना कहाँ से जागी और इसमें शिक्षा को आप कितना महत्व मानती हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए 100%। जी। और हमारे इलाके में, मतलब इस तरह के जो भी इलाके हैं भारत में या दुनिया में कहीं भी, वहाँ विडम्बना क्या है कि जैसे मैं आज भी एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए अभी मेरे पास एक, मैं तो अपने जगह पे देखी ही हूँ, ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते हैं, और जैसे बगल वाली लड़की को पता चल गया कि ये देह व्यापार करने वाले परिवार से आते हैं तो उनका दूरी बढ़ जाता है। तो अभी मेरे पास नागपुर में गंगा जमुना रेड लाइट एरिया है, वहां से बात हो रही थी, उस बच्ची का 8 का एग्जाम था अभी, है ना, और पुलिस रेड की, उसकी मम्मी नानी अरेस्ट हो गई। दूसरे दिन उसका पेपर स्टार्ट हो रहा था। अच्छा। और उसके घर में कोई और नहीं है जो उसकी मम्मी नानी को छुड़ाए, घर को संभाले, उसका एग्जाम कराए। उसका क्या हुआ, 1 साल ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, ड्रॉप हुआ 1 साल मतलब खत्म हो गया। आप पहली सीरी मैट्रिक के बाद अगर ड्रॉप होता है तो आप दोबारा तैयारी कर लेते हैं। आप स्कूल में ही ना आपने लाइफ डिस्टर्ब कर दिया। अब ऐसे हजारों करोड़ों बच्चे हैं सेक्स वर्कर के जिनका पढ़ाई इसी कारण से छूट जाता है। ये बात मैं आज आपको बता रही हूँ, आपने कभी सुना इस तरह की बात? वहां पे एक ही बात इस इलाके के लिए कहा जाता है कि वो धंधा करते हैं इसलिए नहीं चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता। अब एक सेक्स वर्कर से पूछिए, वो बोलेगी कि मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी, मैं चाहती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूं उसके लिए। क्यों चाहती है? क्योंकि उसको भी चाहिए इज्जत की जिंदगी, उसको भी चाहिए कि उसके बच्चे को कोई गलत नजर से ना देखे। ये तो कॉमन सेंस है। हर एक व्यक्ति अपने परिवार को सेफ रखना चाहता है, सेक्स वर्कर भी रखती हैं, इससे कोई बुराई नहीं। तो जो बच्चे हैं उनका क्या है, ड्रॉप आउट हो जाता है। ड्रॉप आउट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, छोड़ो यार। पहला तो ये। दूसरी बात की जो सेक्स वर्कर है, क्या कौन है वो? महिला जी। और महिला है तो सिर्फ बेटी पैदा करेगी? नहीं, बेटा भी पैदा करेंगे। लेकिन भारत में मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि सेक्स वर्कर के लड़के बच्चे, सरकार से पूछ रही हूँ कि वो कहाँ हैं और उनके लिए क्या किया गया आज तक? कोई आंकड़ा है? नहीं है। तो सीधा सीधा सेक्स वर्कर और उनकी बेटियां और लड़के बच्चे पूरे एलियन हो गए, पूरे अदृश्य हो गए। तो आप सोचिए कि एक बड़ी जमात जिसको आपने अंधेरे में रख दिया, तो कितना बड़ा वो क्या कहते हैं ना, जेंडर बैलेंस वाली बात करते हैं, कितना बड़ा ये भेदभाव है। है ना, कि आप सेक्स वर्कर के बेटे लड़कों को बात ही नहीं कर रहे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्राइम में जाएंगे या वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं? तो अल्टरनेटिव तो कुछ है ही नहीं ना। तो जब सेक्स वर्कर के बच्चों का एजुकेशन ही नहीं होगा, एजुकेशन नहीं तो परिवर्तन नहीं। बिल्कुल। एजुकेशन परिवर्तन में क्यों माना जाता है? देखिए, मैं नहीं मानती कि जितने एजुकेटेड लोग हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। बहुत सारे एजुकेटेड होने के बाद भी शोषण का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, किताब पढ़ लेते हैं मगर जागरूकता नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी एजुकेशन तो है ना। हमारे इलाके में ये नहीं है तो पहचान नहीं बता सकते, डिग्री होते हुए पहचान नहीं। इसीलिए मैंने नीतीश कुमार जी को यहाँ जब विकास यात्रा हुआ था उसमें मैंने ये सवाल पूछा था कि मैं अगर बीए पास हूँ और मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जाके आपके अधिकारी के पास जाती हूँ
और वो मेरा एड्रेस देखता है, मैं ना भी बताऊं तो आधार पे सबका एड्रेस आता है ना जी, आप एड्रेस जानते ही कहेंगे भाई तू ये तो रख तो टोकरी में और तू अपने बारे में बता। तो आप कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? ये सवाल मैंने पूछा था, आप जानते होंगे शायद। जी जी। ये सवाल मैंने पब्लिकली पूछा था चौपाल में जाके। तो अब ये बताइए कि जिस इलाके के बच्चों के एजुकेशन का कोई मापदंड नहीं है, ना एजुकेशन के बारे में कोई पूछने वाला है, ना ही एजुकेट हुए कितने बच्चे हैं उसका कोई आंकड़ा बताने वाला है, तो उस कम्युनिटी की महिलाओं का विकास किस दिशा में होगा? ये महिलाओं का छोड़िए, उस समुदाय का विकास किस दिशा में होगा? सब स्वाभाविक है। अब इस इलाके के बारे में लोग कहते हैं कि वो अपने बच्चियों को धंधा में लाते हैं। अरे क्यों नहीं लाएंगे? आपने कुछ किया क्या? खोलिए ना शिक्षा का द्वार इनके लिए। कहिए स्कूल में कि आप सेक्स वर्कर के बच्चों को भी आदेशित करिए स्कूलों को, कि जैसे आदेशित सभी विकलांग के लिए किया, अपने दलित समुदाय के लिए किया, अल्पसंख्यक के लिए, वैसे करिए जी। जो क्षेत्र लोकेटेड है उसके पास सरकारी स्कूल, उसको कहिए कि ऐसे बच्चों को आप कम से कम 5 बच्चों को भी आप एडमिशन ले। ऐसा कोई आदेश जारी हुआ? नहीं हुआ। तो अब ये बताइए कि एजुकेशन क्यों ना महत्व? सारे समाज में, भारत में एजुकेशन पाके लोग कहां से कहां पहुंच गए। आज ये समुदाय, ये महिलाएं अति पिछड़ा में, अति पिछड़ा मतलब एलियन में है। मैं एलियन ही बोलती हूँ उनको, भी नहीं हो रही उनकी, कोई देखने वाला नहीं। तो सोचिए ना कि इनको आप गलत गंदे नजर से देखने के जो प्रक्रिया है, इसका क्या भयावह परिणाम क्या है? देखिए अब हम आप तो कहते हैं कि ये धंधा है, ये गंदा है, इनको नहीं करना चाहिए, अल्टरनेटिव कुछ है नहीं। अब जो ब्रॉथल है उसको भी आप हटा रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, नहीं नहीं इसको बंद करो, इनको बंद करो। अब बहुत सारे ब्रॉथल को आपने बंद करा दिया, अल्टरनेटिव नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड बोले तो अब हम आप में मिल गए वो। लीजिए, अब आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तब ये गलत नहीं है। आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो गलत नहीं है। आपके हिसाब बताए हुए जगह पे लड़कियां पहुंच रही हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपको ब्रॉथल में महिलाएं दिखाई दे रही है तो क्या समाज में संस्कृति भंग हो रहा है, आप ये कहते हैं। उस जगह को सिर्फ हटाने से सोच रहे हैं कि वो चीज हट जाएगी। तो क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं दिया ना, आपने कुछ दिया नहीं और आपने छीन लिया। हाँ। तो उनके पास कोई दूसरा हुनर भी नहीं है ना, और दूसरी कोई विकल्प भी नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? और जो ले जाने वाले लोग हैं वो उनका क्या इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले मैडम ये बंद करा दीजिए और इन सबको चाय की दुकान खुला दीजिए। मैंने बोला बताइए चाय की दुकान में चाय पीने वाले कैसे लोग आएंगे इनके पास? बिल्कुल आपके जैसे सज्जन लोग आएंगे। फिर आपका लोग कहेंगे चाय की दुकान के बदले इन्होंने देह व्यापार कर लिया, क्योंकि आपके दिमाग में यही बैठा है। वही है। तो पहले तो आप तय कर ले कि आप चाहते क्या है। अब थोड़ी सी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई तो उनकी खुजली जाग गई, भैया ये बंद कर दो, और आपको अलग से लेके आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ छोड़ के पटना जाके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके, स्टेट जाके आप यूज कर रहे हैं तो बढ़िया। मतलब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, बाकी होम डिस्ट्रिक्ट के दायरे के बाहर हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समाज को क्या विकसित होने देगा? नहीं बदलने देगा। ये तो आप भ्रमित कर रहे हैं। समाज सुधार के नाम पे क्या हो रहा है? भरमा रहे हैं। अब भरमा के क्या करेंगे? फिर से आप और लड़कियों को शिकार बनाएंगे। और वो लड़कियां किसकी होगी? अब सेक्स वर्कर तो कोई धरती से स्पेशल रूप की महिला तो पैदा नहीं हुई है, कोई अलग प्रजाति तो है नहीं। ये हमारे आपके घर की ही तो बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं दुत्कारी गई हैं या बुलाई गई हैं, ये अब तो शौक से आ रही हैं। अब तो छोड़ दीजिए, पहले ऐसा मजबूरी वाले वर्ड यूज होते थे, आज शौक से आ रही हैं। अब क्या करिएगा आप? और हमारा कानून भी कहता है कि 18 साल से नीचे का जो व्यक्ति है, अगर आप उसको जबरन करा रहे हैं तो वो अपराध है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कर रहा तो मान्य। मैंने यही सवाल दिल्ली में एक रैली था 8 मार्च को, उसमें महिला बाल कल्याण मंत्री थी रेणुका चौधरी, उनसे मैंने यही कहा कि मैक्सिमम एजुकेशन के लिए कितना चाहिए? 25 साल कंप्लीट करने के लिए। आपके कानून में कहता है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति सेक्स वर्कर के कमाई पे निर्भर है तो वो अपराधी है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 18 साल होने के बाद बेटा प्रोफेशन कर लो, स्वेच्छा से आ जाओगी। अगर अपनी माँ की कमाई पे 24 साल तक पढ़ाई की तो तुम्हें हम अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा लिखा नहीं। बोले तो ये भी तो नहीं लिखा कि आप बच्चों को
नहीं इंक्लूड करेंगे हाँ। उसमें, कुछ भी नहीं लिखा आपने। तो ये सब क्या है? ये तभी कोई बात, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने समझा अपने समुदाय के प्रॉब्लम को। मुझे कोई भी आके नहीं बताने आता है उस इलाके में कि मेरी ये समस्या है, मैं देख रही हूँ दिन रात। एक होता है ना कि आप जाइए, स्टडी करिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मेरे साथ वो मैटर नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिसर्च उसी करने की जगह जरूरत नहीं पड़ी उसी जगह से वो देखते देखते बड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो ये कारण है और इसको ये सॉल्यूशन है। और सबसे अच्छी बात कि आज के डेट में जितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं, जो मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं नहीं कहती मैं 100% सही हूँ, क्योंकि मैं जली हुई हूँ इसलिए ज्यादा तपा के बोल देती हूँ सामने वाले को, तो बहुत लोगों को मेरी बात दिमाग में छन्नाटे से लगती है। क्योंकि दो ही बात है ना, या तो रो के बोलूंगी या चिल्ला के बोलूंगी। रोना मुझे आता नहीं है क्योंकि रो रो के पैदा हुई हूँ, भाग भाग के, डर डर के जी हूँ। और फिर जब जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है ना, फिर उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। और दुनिया में अगर लोगों के पास सबसे बहुमूल्य चीज कुछ है तो वो है इज्जत। आप भूखे रह लेंगे सबको, लेकिन अपना इज्जत खराब नहीं होने देंगे, मतलब बदनाम नहीं होना चाहते। और मैं तो पैदा ही बदनाम गली में हुई हूँ और मैं बदनाम गली से ही इज्जत बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हूँ मैं, बिल्कुल, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये जो टैबू है ना हमारे दिमाग में बैठा हुआ, मुझे सुनने वाले हो सकता है आपके व्यूअर में वैसे भी हों जिनके माँ बाप बहुत निम्न तबके के काम करते हों, जिनको उनको लगता है कि उनके पर्सनालिटी को मैच नहीं करता। मैं उनको भी यही कहती हूँ कि माँ बाप ने किया ना, वो आपके लिए किया। आप उनके लिए वो ऐसा करके दिखाओ कि उन माँ बाप को लगे कि मैंने नाली में भी रह के हीरे को दिया है। लोग में कमल खिला दिया। महल में रह के भी हीरा नहीं निकाल पाते, आप नाले में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ मेरे पे लागू नहीं होता, उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी नसीमाओं के लिए है कि जो ये कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल नहीं। आप ऐसे लड़ाई कर सकते हो, पिज्जा बर्गर और महंगे कपड़े पहनने के लिए लड़ाई कर सकते हो, आप लड़ो ना अपने आप को साबित करने के लिए। क्या होगा? थोड़ा सा घर से डांटी, मैं भी बहुत पिटाई खाई हूँ, मैंने भी बहुत डांट सुने, मैंने तो घर से छोड़िए मोहल्ले के लोगों से भी सुने, आज भी सुनती हूँ। उनको लगता है ये अपने मन का मतलब का काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको नहीं पता मैं उनके लिए ही चल रही हूँ। मेरा अपना एक मानना है कि आपको NH बनाने की जरूरत नहीं है, हाईवे मत बनवाइए, आप पगडंडी बना दीजिए, हाईवे अपने आप बन जाएगा, है ना? जैसे तिलका मांझी ने किया था। बस एक छेनी हथौड़ी लेके टुक 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 करके उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया। आज कितने सारे लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे। तो बस इस तरह के काम करने वाले लोग पागल ही होंगे तभी होगा, नहीं तो समझदारी करने में तो हम जैसे लोग पैदा ही नहीं होंगे फिर। IAS राजबाला की छाप आपकी जिंदगी में बहुत रही है और उनकी योजनाओं ने आपके जीवन में कैसे बदलने में मदद की? तो राजबाला वर्मा जब आई और उन्होंने हमारे इलाके में जब कार्यक्रम शुरू किया, तो वो पहली IAS थी जिन्होंने सेक्स वर्कर के दरवाजे पे जाके उनके ही कप में चाय भी पिया और वहाँ उनके साथ बैठी, बात की, और उनको देख के कोई भागा नहीं, क्योंकि पहली बात वो एक महिला थी और बहुत सुलझे ढंग से वो गई और सबसे जाके दरवाजे दरवाजे वो मिली। उस समय बहुत छोटी थी, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा पुलिस वाला आया, मेरे दिमाग में पुलिस वाला ही था क्योंकि उस समय DM क्या होता मुझे नहीं पता था, कि कोई पुलिस वाला आया है जो इतना सबसे प्यार से बात कर रहा है। तो उन्होंने जब क्रोशिया का काम शुरू किया तो उसमें दादी ने कहा तुम भी जाओ और सीखो, कुछ तो सीख जाओगी। तो मैं जब गई तो वो जो डिजाइन लाते थे वो मैं बना देती थी। तो उनको लगता था कि मैं बहुत जल्दी पिकअप कर रही हूँ, हुनर है। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि मेरे इलाके में जो कुछ लोग थे ना, जिनको लगा कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उनको वो अच्छा नहीं लगा, जलन होने लगी। हाँ, जलन था या क्या था, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये निकल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे अब्बा को बोलना शुरू किया कि तेरी बेटी खराब हो गई, या तो फिर इसको प्रोफेशन में ले आ या इसकी शादी करके करा के नक्की कर। अब मेरे अब्बा बोले कि मुहर्रम था हम लोगों का, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी हो रही है चलो। और मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, ये मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मैंने जो चलाते थे वो इंचार्ज थे, उनको मैंने कहा कि सर आप छुट्टी मत देना, आप बोलना कि अभी छुट्टी नहीं है मुहर्रम की, नसीमा को आना है सेंटर। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा ही कहूँगा, लेकिन मैं गई और पीछे से उन्होंने बंद कर दिया।
तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई बहाना नहीं था। और राजबाला वर्मा से इतनी मेरी बातचीत नहीं थी कि उस समय कोई मोबाइल फोन था नहीं कि मैं फोन करके बोलूं कि दीदी मैं यहाँ परेशान हूँ, आप मेरी मदद करो। कुछ ऐसा था नहीं। अब मैं जानती भी नहीं थी वो कहाँ रहती हैं, कैसे किससे मिला जाता है उनसे, कुछ नहीं पता था। फिर मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि तुम्हें सीतामढ़ी चलना होगा, तो मुझे सीतामढ़ी ले गए। उसी समय जो हम क्रोशे काम करते थे उस समय कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में घुमाया गया। तो सीतामढ़ी में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अदिति, वो काम कर रही थी, मुझे ये पता था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अब्बा को बोल के यहाँ लेकर आऊंगी डुमरा में। तो मैं गई, तो पहले दिन तो गई तो सवाल ही नहीं कहीं जाने का। तो मैंने कहा कि अब ये तो मेरी बात मानेंगे नहीं। बोले कि तुम बिगड़ गई हो, अब तुम्हारी शादी करेंगे या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, शादी कर देंगे। तो मैंने बोला कि मैंने खाना छोड़ दिया। अब वहाँ थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का माहौल था, तो लोग बोलते थे भाई इस शहर से आई है, इसकी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है। तो मेरे अब्बा ने बोला कि तुम तो मेरा नाक कटाई दियो और भी लोग कुछ बता रही हो कि तुम गलत कर रही हो। और मेरे दिमाग में वही बात है कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। तो अब वहां भी वो गलत बोल रहे थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है बताओ। बोले कुछ नहीं, मुझे एक बार डुमरा ले चलिए। तो बोले डुमरा क्यों। तो उस समय मैंने कागज पे एक एड्रेस लिख रखे था। बोले मुझे यहाँ पे ना मेरी एक सहेली है, उससे मिलना है। ये सब इत्तेफाक ही है। कभी कभी मुझे लगता है कि खुदा ही चाहते थे कि मैं ये करूं। तो मैं गई डुमरा अब्बा के साथ, और उसी दिन वहाँ बीजी और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे वो बीजी श्रीनिवासन थी, मद्रास की महिला, और राजबाला वर्मा, दोनों वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा मुझे, तो कहा यहाँ क्या कर रही हो नसीमा। अब मैं उनको क्या बोलती, मेरे पापा मेरे पीछे करे कि ये मुझे जबरन लाए हैं। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है नसीमा आई, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने गले लगा के बोला चुप हो जाओ, हम आ गए। फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, धीरे से मेरे कान में। मैंने बोला कि आप है ना मुजफ्फरपुर जाके वहां सेंटर में पूछो, मैंने उनको बोला था कि बंद मत करना, उन्होंने बंद कर दिया और मैं आज यहाँ हूँ। तो बोला अच्छा। फिर बोले कि मैंने तो डिजाइन लेकर आई हूँ, नसीमा यहाँ आगे कौन बनाएगा। तो मेरे अब्बा ने बोला नहीं नहीं, ये अब वहाँ नहीं जाएगी, ये सब काम उसको नहीं करना है। तो आज बोली तो मिलाने ले आए। तो राजबाला वर्मा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वो IAS थी, वो चाहती तो मेरे पापा को तुरंत धमका देती और मुझे वहां से ले जाती, लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चीजों को सॉल्व किया। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हमें जब नसीमा से मिलना हो तो हम आया करेंगे आपके यहाँ। ठीक दूसरे दिन वो शाम को आ गया, राजबाला वर्मा और वो बीजी श्रीनिवासन और प्लस जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गई थी उनके लोग। वो मतलब वो आए तो उस इलाके में वही पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस की गाड़ी आ गई, पूरे सब लोग भाग गए। अब मेरे पापा क्या चाय की दुकान वहां चलाते थे, तो मेरे पापा का नाम लेके वो ढूंढना शुरू किए। वो इलाका पूरा टापू जैसा बना हुआ है। तो वो जब अंदर आई मेरे अब्बा के दुकान पे, तो पूरे एरिया में लोग भाग गए, छुप गए। कुछ लोग आए भागते भागते, बोले तेरे पापा को पकड़ने आए। अब मेरे अब्बा को क्यों पकड़ने आएंगे, हाँ पुलिस की गाड़ी आई है, तुमको बुलाया जा रहा है। मुझे लगा मैंने क्या किया भाई, मैं तो कल डुमरा गई थी, पुलिस वाले को कैसे पता कि मैंने क्या किया है। बोला जाना पड़ेगा। अब मैं नहीं बता सकती, अभी मेरे तो हाथ पैर नहीं कांप रहे, लेकिन उस समय जो मेरी हालत थी, सोचो 10-12 साल की थी उस समय, मेरे तो हालत ऐसे हो रहे थे कि अब क्या करूंगी, मुझे तो पकड़ लेंगे। अब मैंने क्या किया है, गई तो देखा कि वो दोनों बैठे हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जैसे लग रहे थे पैर में पंख लग गए हो। मैं भूल गई कि मैं वहां पे हाँ सीतामढ़ी में हूँ, और मुझे लगा कि मैं यहीं हूँ। फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिया, मैं कोल्ड ड्रिंक उनको हाथ में देने की वजह मतलब इतना मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे थे खुशी से कि उनके पूरे ड्रेस पे गिर गया। तो फिर उन्होंने उसी बहाने वो धोने के लिए गई, तो मुझसे बोली कि फिर क्या करना चाहती हूँ। तो मैंने एक ही बात बोला कि आज मैं वहां से गुस्सा के यहाँ ले आए, फिर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कुछ होगा वहां से फिर यहाँ भेजेंगे, मैं कब तक भागती रहूंगी। मैंने उनको बोला कि मैं अब भागना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो, बोले कि मैं यहाँ रह के सीखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि ये जगह कैसी है। तो वहां पे मेरे लिए काम तय हुआ, जो मैं बता रही थी माइक्रो लेवल प्लानिंग की ट्रेनर वगैरह, तो वो सब मैंने वही रह के सीखा। वही जाना कि कानून क्या है, वही जाना कि ह्यूमन राइट्स क्या है, वहीं पे जाना कि कैसे समाज में अगर किसी भी तरह का गलत काम किया जाता है या किसी भी तरह का छीन या घुसखोरी किया जाता है तो उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है।
मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब नहीं है कि धरना निकालेंगे, लाठी डंडा पटकेंगे, किसी को गाली बकेंगे, नहीं, वो एक अलग मेथड है। वो सब मैंने वहां सीखा। वही वहां पे मतलब 98 99 हाँ 2001 में मैं यहाँ छुट्टी पे आई थी, तब ये रेड हुआ था दीपिका सुरीजी का, वहीं से आई थी मैं। तब तक मैं एक परिपक्व हो गई थी कि समाज को कैसे हैंडल करना है, ग्रुप कैसे डिजाइन होता है, पुलिस से कैसे लाइजनिंग करना है, कम्युनिटी को कैसे डेवलप करना है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, बहुत सारी चीजें सीख गई थी। तो मुझे लगता था कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जैसा था क्या होगा, वही बात है, आर या पार, आगे कुआं पीछे खाई। कुआं में गिरेंगे तो थोड़ा सा होगा, पीछे गिरेंगे तो पता नामो निशान मिट जाएगा खाई में, तो चलो भाई आगे बढ़ा जाए, कुआं में गिर के आगे चला जाए। तो ऐसे करके चीजें शुरुआत हुई। इसीलिए राजपाल वर्मा को मैं आज बहुत क्रेडिट देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि अगर उन्होंने वो पहल नहीं की होती तो शायद सच में मैं आज यहाँ नहीं होती। परचम की शुरुआत कैसे हुई और परचम क्या किया, क्या करता था? तो 2001 में जब मैं यहाँ पे आई थी और दीपिका सुरीजी का रेड हो रहा था, और वो जो घटना मैंने बताई कि वो उस समय सवाल पूछा उन्होंने, वो किया, तो ये सवाल उठा कि हमें अपने बारे में बताना है। वो मीटिंग करी है, हाँ, अपने बारे में बताना है। तो ये बात मुझे समझ में आई क्योंकि मैं एक लंबा समय उधर रही, दूसरे समाज के साथ काम की, तो मुझे उधर के लोगों के स्वभाव के बारे में पता चला कि वो इस इलाके के बारे में क्या सोचते हैं। पहले क्या मेरे पास सिर्फ मेरे थॉट थे, बाद में मुझे लगा कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो मुझे समझ में आया कि जब तक दो लोग जिसमें बीच में प्रॉब्लम है आपस में सामने नहीं आएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। सिंपल फंडा था, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब दीपिका सुरीजी मैम ने ये किया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए अभी किक पॉइंट है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते ना लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा तो 1000 बन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। तो फिर मैंने वो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, उस काम को छोड़ा, उनको ये कह के कि अगर आज मेरे घर की औरतें इतनी डरती हैं पुलिस से, जिसकी घर की बेटियां आज दूसरे को इंकलाब जिंदाबाद सिखा रही हैं, उनकी घर की औरतें पुलिस को देख के टॉयलेट में चली जाती हैं। तो वहां से ये शुरुआत हुआ और वहां से वो जो ग्रुप बना वही था परचम। उसके बाद आपने जो ये बिहार का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर चला रही है, पहली बार। तो जब ये बना तो 1 साल हम लोग बिल्कुल किसी से मिलना जुलना नहीं, अपने आप को समझना समझाना कि मैं क्यों बोलूं कि मैं धंधे वाली की बेटी हूँ, क्यों सामने वाले को जबरदस्ती बताना है, क्यों उनको सुनाना है, ये सारे सवालात पे होता रहा। बहुत सारे मन में ख्याल आए कि नहीं करना, बहुत सारे लोग डराए भी कि तुम लोग तो यहाँ पे चिट्टी हो, मसल दी जाओगी, पता भी नहीं चलेगा, मार देंगे तो तुम लोग को कोई खोजने भी नहीं आएगा। फिर हमको लगा कि भाई मरना तो सबको एक दिन है, आज भी मैं बोलती हूँ एक न एक दिन मौत तो सबको आनी है, और कौन कैसे मरेगा किसी को नहीं मालूम, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो इस बात को सोच सोच के जिंदगी जीने से क्या फायदा, जो एक दिन होना ही है और पता भी नहीं है, तो जो अभी है उसको जी लेते हैं। तो ऐसे करके जब शुरू किया परचम, तो परचम का जो ग्रुप बना हमारा पूरा, वो ग्रुप में ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि हाँ कि मैं इस मंडी की बेटी हूं, ये एक चुनौती थी कि हमको इस चैलेंज को फेस करना है, लोगों को बताना है। और उस वक्त क्या था कि जब पत्रकार लोग से मिलते थे तो जैसे आपने मेरा इंट्रोड्यूस किया, ये नसीमा जी हैं और ये परचम नाम की ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि चतुर्भुज स्थान में। तो मैं बोलती थी हाँ मैं उसकी सचिव हूँ और मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। तो जो पत्रकार हमारे जो भी बंधु होते थे उनके दिमाग में वो दूसरे दिन अखबार में आता था नसीमा चतुर्भुज स्थान सेक्स वर्कर। तो लगा कि यार मैं बोलती हूँ डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, डॉटर खा जाते हैं, सेक्स वर्कर लिख देते हैं। तो फिर एक बड़ा एक ये था कि कितना समझाएंगे, कितना लड़ेंगे, क्या पैसा नहीं ऐसा लिखो। तो हमने कहा कि चलो हम लोग खुद से निकालते किताब, जो हम अपनी बात खुद लिखेंगे। तो हमारे ग्रुप में लड़कियों ने बोला कि हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट है, सही से लिखने नहीं आता है, लिखेंगे कैसे, अब कौन पढ़ेगा। बोले हम लोग पढ़ेंगे, जो आएगा उसको वही दे देंगे, और गलती सही तो बात की बात है, पहले तो हम लिखना सीखे, लिखे जो भी मन में आ रहा लिखे। तो सब तैयार हुए, हम बोले हम लिखे, बोले कि इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा कि जो दूसरा कोई हमारे बारे में गलत लिखता है उनको हम अपनी टेढ़ी मेढ़ी भाषा से सही बताएंगे कि आप जिस नसीमा को सेक्स वर्कर कह रहे हैं
ये लीजिए हमारी मैगजीन, ये जुगनू जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये लीजिए हमारी मैगजीन, हम ये भी करते हैं। तो आप पत्रकार नहीं सिर्फ, हम भी हैं। तो उन्होंने तैयार किया। ये तो अभी जो आप लुक देख रहे हैं ये एक ऐसा फ्रंट है, अब कलरफुल है, ऐसा नहीं था पहले। फोटोकॉपी था, 4 पेज का हम लोगों ने बनाया था और उसमें हमने अक्षरों को काट के डिजाइन किया था। अब 5 रुपए उसका सहयोग राशि, आज भी सहयोग राशि है, उस समय भी सहयोग राशि था। और उसमें हमने न्यूज में लिखा और उनको बोला कि एक कॉलम बनाया जवाब दो, और एक कॉलम था मेरा सपना सच हो, और एक अपना अनुभव, ऐसा एक न्यूज़पेपर कटिंग का कॉलम कतरनों से, ऐसे करके हम लोगों ने उसको डिजाइन किया। तो वो हमारी क्या थी, एक पत्रकारों को जवाब देने के लिए था, एक अपने डर से वहां लड़ना था कि अगर आप हमें मंच नहीं देंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लेंगे। और आज ये भारत स्तर पे हो गया है। भारत के 4 राज्य के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जुगनू सिर्फ मेरे लिए नहीं, भारत के 4 राज्य के जो भी बच्चे जुड़े हैं उनकी एक सशक्त पहचान है। और आज ये 36 पेज की हो गई है। जुगनू नाम भी प्यारा है, कहाँ से ये सोच आई कि जुगनू? नहीं देखिए, पहले क्या होता था कि जब हम लोगों ने मैगजीन निकालने की बात, मतलब मैगजीन नहीं, मतलब 4 पेज की एक किताब निकालने की बात सोची, तो उस समय एक दिमाग में नहीं था कि कोई मैगजीन जैसा कुछ होगा, तो नाम क्या दें। तो जैसे पहले चंपक, सरल सरिता कुछ करके ऐसे मैगजीन का नाम था। तो हमें लगा कि नाम मैगजीन का कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। तो जुगनू नाम दिया। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बच्चों वाला नाम दे दिया। अब वही लोग मुझे परिभाषित करके बताते हैं अंधेरी रात का चमकता चमको। मतलब मुझे भी मीनिंग उस समय नहीं पता था, अब पता चला कि इसका क्या मीनिंग है। तो उस समय जुगनू हमने नाम दिया। और फिर कुछ लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी निकाल लेगा, और तुम्हारा ही ये कैसे साबित करोगी। तो हम लोगों को लगा भाई संकट तो है, अगर पहचान को स्ट्रॉन्ग करना है तो पिलर तो बांधना पड़ेगा, और ये हमारा ही ये कैसे पता हो चलेगा, क्योंकि ऐसी किताबें तो बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं, फोटोकॉपी करके डाल देंगे। हम फोटोकॉपी निकालते थे। तो हुआ कि हम लोग अपना कुछ सिंबल डाले। तो हमारे फिर टीम बैठी और हम ड्राइंग करते गए, वो बताती गई। कोई बोला कि अपने इलाके में जो जो चीज प्रसिद्ध है ना वो बताओ। तो देखिए पैर का घुंघरू मतलब मुजरा होता है, तो ढोलक, सारंगी, हारमोनियम, ऐसे करके डालते चले गए। तो ये हमारा एक फिगर आउट हो गया जी। तो हमने कहा कि ये फिक्स रहेगा। वो समय जो फोटोकॉपी था वो ये लुक नहीं था, उसमें महिला नहीं थी, अभी महिला है। तो वो पूरा एक फिगर आउट किया और उसको हमने एक डिजाइन किया। फिर कुछ पत्रकार जो हम लोगों को समझने लगे कि ये कह क्या रही हैं, फिर वो आए, बोले मैगजीन कैसे निकलता है तुमको बताते हैं। तो कोई इंडिया टुडे ये सब लेकर आते थे। शिवशंकर भैया थे आज अखबार के संपादक, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और सप्ताह में 1 दिन तुम लोगों को क्लास लूंगा। फिर वो मैगजीन लेकर आते हैं, वो बोलते कि देखो इसमें क्या क्या है। जैसे इंडिया टुडे मैगजीन लेकर आए, उसमें संपादकीय क्या होता है, आप कॉलम क्या होता है, क्या क्या हिस्से होते हैं मैगजीन के। तो ऐसे करके उस समय 32 पेज हो गया। तो उनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने, लेकिन एक चीज आज भी इसमें कॉमन है कि हम इसको हस्तलिखित ही रखेंगे। हाँ सही लिखते हैं। अब हस्तलिखित में 2 फायदे हैं। एक, इसमें कोई एडिट नहीं हो सकता, आप जैसे लिख के देंगे वैसा ही छपेगा। उसमें हम कोई भी अपनी बात टेढ़ी मेढ़ी नहीं घुसा सकते हैं। दूसरी बात कि आपकी जो लिखने की कला खो गई है वो जिंदा हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि अब कोई नहीं लिखता, मोबाइल नंबर भी कोई नहीं लिखता कागज पेन पे, तो वो जिंदा हो जाएगी। और इसमें 80% जो है वो इसी कम्युनिटी के बच्चे लिखते हैं, लोग लिखते हैं, और 20% हम अदर लोगों को आमंत्रित करते हैं, जैसे आपको बोले कि आप अपना अनुभव दीजिए। इससे क्या हुआ कि हमें अब महसूस हुआ कि इस मैगजीन की बदौलत ऐसे बहुत सारे ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं जो अपनी बात लिखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको जुगनू ने प्लेटफॉर्म दिया। और आज जुगनू दिल्ली के यूनिवर्सिटी से लेके बनारस, हर यूनिवर्सिटी में आपको उनके लाइब्रेरी में मिलेगा, NHRC के ऑफिस के लाइब्रेरी में मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो युवा हैं वो भी इसको अब ले रहे हैं। उनके लिए एक स्टडी मटेरियल भी है और एक नई परंपरा की शुरुआत भी है। इससे क्या है कि एक होता है कि एजुकेशन, है ना, लिखना पढ़ना, एक होता है सशक्तिकरण के साथ एजुकेशन।
जो एजुकेशन आपको सशक्त बनाए, आपको डिसीजन लेने में मदद करे, आपकी एक पहचान क्रिएट करे, वो जुगनू कर रहा है। LIC मधुर और पुलिस पाठशाला जैसी चीज़ों के पीछे आप रही हैं, इसके बारे में बताइए। LIC मधुर उस समय जब हम लोग जुगनू वगैरह निकाले और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो उस समय LIC वाले आए, क्योंकि उस इलाके में घूमते रहते वो, तो आए तो बोले कि क्योंकि वहाँ पे सभी महिलाओं के घर के आगे तख्ती लगी हुई, आपने देखा होगा, तो हमने एक ऑफिस अपना वहीं बनाया और हमारा भी एक तख्ती था। फर्क इतना था कि नीचे वाले बिल्डिंग में मुजरा होता था, ऊपर वाले बिल्डिंग में हम राजनीतिक की बात करते थे कि समाज कैसे बदलेगा, हमें पहचान कैसे मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाते थे। तो जब वो आए LIC वाले, तो हमने उनको बोला कि वो बोले कि हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, तो हम बोले इस इलाके में तो महिलाओं का इंश्योरेंस तो आप करते नहीं है, और व्यक्तिगत तो कोई वैल्यू होता नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम बात कर सकते हैं आगे। तो ऐसे करके वो शुरुआत हुई और महिलाओं ने अपना LIC लिया। एक छोटी सी कोशिश थी और वो हो गया। मुझे आज भी मतलब याद है, लेकिन मैं बहुत बात नहीं करती, आप ही हैं जो बहुत समय के बाद ये सवाल पूछे। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत पहल हुआ। 20-20 रुपए दे के महिलाओं ने अपना LIC लिया था जीवन मधुर में। और हमको याद है कि हमने बोला था कि 5 महिलाएं पहले कराएंगे, करते करते हमारे पास 60 महिलाएं आ गई और उन्होंने खुद लिया। उसके बाद तो वो कंटिन्यू अपना कराने लगे। तो ये एक शुरुआत हुई। जो बात अभी पुलिस पाठशाला की आपने कही ना, पुलिस पाठशाला जब मैं अभी मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे का तबीयत खराब हुआ, तो मैं राजस्थान चले गई। 2013 में मैं चली गई थी। तो जाने के बाद क्या हुआ, एक लंबा गैप हो गया। तो अभी 2021 में मेरी दादी 100 ईयर्स की हो गई, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो मुझे सब कॉल किया, तो मुझे लगा अब अगर दादी के पास नहीं गए तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उनके सिवा मुझे कोई नहीं है जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया हो, तो उनको वो क्रेडिट मिलना चाहिए। इसलिए इसी दम पे मैं आज बोलती हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो भी नाम का क्रेडिट है ना, वो उसी को समर्पित है। क्योंकि यार वो नहीं होती, उन्होंने अपने जिस्म को नहीं गलाया होता, तो नसीमा नहीं होती। तो जब मैंने फोन गया यहाँ से और उनकी स्थिति देखी, तो मुझे लगा कि अब जाना होगा मुझे। तो मैं वहां से आई जब यहाँ, तो यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी फिर से। मतलब बच्चे ऐसे ही है, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, एक दूसरे का गाली बक रहा है, कौन बगल में खड़ा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, नंगा खड़ा हो जा रहा है, रात को 2-2 बजे तक गालियों का जयकारा लग रहा है, और घर के दरवाजे पे पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब बहुत अंदर से लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था शादी और नहीं जाना चाहिए था, ये बहुत पीछे चला गया। तो लगा कि वो इलाका बंद हो गया या उस इलाके में लोग परिवर्तन होने लगे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल चौपट ही हो गया। जो एजुकेशन नहीं था वो तो मालूम है, पुलिस से डर थी वो भी मालूम है, लेकिन माहौल भी खत्म हो गया पूरा। तो मन में एक चिंता थी। तो वहां पे जीविका समूह, जैसे आजीविका है ना, तो एक हम लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ था बहुत पहले का, वो आजीविका में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि नसीमा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या करना है। तो मेरे आने से एक फायदा हुआ कि पुराने लोग फिर मिलने लगे आके। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हमने ग्रुप बनाया है, मगर हमें पता नहीं है। तो मैंने फिर पता करना शुरू किया। तो मैंने कहा एक ऑफिस खोल लो, ट्रेनिंग सेंटर खुला, और वहाँ उनके बच्चे भी आने लगे। तो मैं दिन में रात भर दादी के साथ, वो बच्चे जैसी हो गई थी तो जगती थी, तो मैं दिन में, वो लोग जब सेंटर में आते थे 2 बजे, तो मैं सोती थी। उस बीच क्या वो बच्चे आते हैं ना उनके साथ, तो मेरा जो रूम है उसमें मेरे अवार्ड वगैरह रखे हुए हैं, वो झांक झांक के जाते। तो एक दिन मैं जगी थी, मैंने बोला क्या झांक के जाते हो, अंदर आओ। तो आए वो लोग अंदर। मैंने बोला क्या चाहिए आपको, तो बोले वो चाहिए। मैंने कहा वो क्या, मुझे लगा मैं खिलौना तो रखी नहीं, मांग क्या रहा है। देखा तो मैंने बोला वो, तो मेरा पास एक टेडेक्स में मैंने जब बात रखी थी, तो उसमें एक जो अवार्ड मिला है वो एक मसाल की तरह है, और उसमें एक माइक जैसा बना हुआ। तो वो बोले कि ये कहाँ से लिया आपने। मैंने बोला क्या, तो बोला ये लाल कलर वाला जो है ना माइक वाला, वो कहाँ से लिया, मैं कहीं मिलता है क्या। मैंने बोला नहीं मैं खरीदी नहीं हूँ। तो कहाँ से मिला, आपने गाना गाया क्या। मैंने बोला नहीं मैं गाना भी नहीं गाती। तो क्या किया आपको, कहाँ से मिला, हमको भी चाहिए। मैंने बोला तुमको चाहिए, तो हाँ। तो मैंने उसको अपने बारे में बताया। तो 2-3 बच्चे थे, बोले हम लोग को भी मिल सकता है क्या, ऐसा हम कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या करना होगा इसके लिए।
बच्चे तो होते हैं ना थोड़े से, अगर उसको थोड़ा अलग तरह की बात मिले, हाँ बोले एक काम करो, तुम अपनी टोली को पहले एक जानकारी लेकर आओ। तो क्या करना होगा, बोले नाम, पिता का नाम, और वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, 3 चीज तुम लोग जाओ लिख के लेकर आओ। वो 1 वीक तक वो लोग घूमते रहे, कोई इधर कागज खींचा, कोई उधर खींचा, फाड़ फूड़ लिए। उसमें से 2 बच्ची आई, बोले उसने तो सर्वे नहीं किया, नहीं करने दिया मुझे, क्या अब नहीं हो सकता? बोले बिल्कुल हो सकता है, तुम तैयार हो तो हो सकता है, बाकी को छोड़ दो। तो बोली मैं अकेले आऊंगी। मैंने कहा तुम्हारा जो ग्रुप है उसको लेकर आओ। तो 5 लोग आए मेरे पास, आए तो उनसे बात हुई। मैंने बोला दिन भर क्या करते हो? तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं सुबह उठती हूँ, क्या क्या करती हूँ, उसको उन्होंने अपने बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि मैम दिन में सुबह उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, किसी के दरवाजे पे भीख मांग लेते हैं, या कोई मॉल में चले जाते हैं, किसी का काम कर देते हैं, कुछ भी ला देते हैं, जो भी मंगाइएगा हम सब ला देंगे, और शाम होते तो हमारे पास पैसे आ जाते। तो मैंने ऐसे मजाक से बोला तुम लोग तो बहुत पैसे वाले हो यार, तुम्हारे पास तो 150, किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास, मेरे पास तो वो भी पैसे नहीं है। तो उनको लगा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो कभी वो आए मेरे लिए बिस्किट लेकर, कभी वो कुछ, मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले तुम लोग को वो चाहिए ना, अपने अवार्ड की तरफ दिखाया। तो बोले वो चाहिए रहता, हाँ हाले उसके लिए ये नहीं करना है। तो बोला क्या करना है? बोले उसके लिए मेरे साथ बैठना है। तो 11 बजे तय हुआ कि आप आओगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे। तो 5 बच्चे, 6 बच्चे, ऐसे करके 15 बच्चे हो गए हमारे पास। अब ये कर ही रही थी, जो हमारे इलाके में कुछ लोग हैं क्या, वो ये कहते हैं कि मैं, जैसे समाज में कुछ लोग मानते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप व्यापार करने वाली की बेटी है, वैसे हमारे इलाके में बहुत लोग इस बात से नाराज है, क्यों बोलती हो तुम, सबको चिल्ला चिल्ला के क्यों बताती हो, झूठ मूठ का ढिढोरा पीटती रहती हो, सबको बदनाम करती रहती हो। तो उनको लगा कि फिर से इनके पास बच्चे गए और फिर ये यही बोलेगी। तो उन्होंने बच्चों के परिवार को बोलना शुरू किया कि मत भेजो उसके पास। लेकिन मेरे पास बच्चे बढ़ते जा रहे थे। अब ये टेंशन में, चिंता में ही थी। उसी बीच सिटी एसपी, ये क्या कहते हैं, अवधेश दीक्षित जी आए थे हुए। मुझे नहीं मालूम था कि उस समय कौन थे, लेकिन उस समय वो आए हमारे कन्हौली चौकी, पुलिस चौकी, वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि नसीमा खातून करके कोई महिला यहाँ पे काम कर रही है। तो वो आए मेरे पास, मेरे घर आए तो उन्होंने देखा मैं उस कमरे में, छोटे से कमरे में 2 मशीन रख के कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नसीमा जी ऐसे छोटे से कमरे में कैसे काम करते हो आप? हालांकि देखिए मेरे पास जो संसाधन है मैं उसका यूज कर रही हूँ, आप अगर संसाधन दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या संसाधन? मैंने बोला आपके पास नाका है, नाका में छोटी सी जमीन खाली साइड में है, हमें एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, मुझे मेरे नाम से नहीं चाहिए, आप बस मुझे वहां पे कुछ समय के लिए बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ काम करने के लिए इजाजत दे दीजिए। तो वो बात हुई वहां से, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके देख लीजिए, और एक टेंट लगा के पुलिस पाठशाला का शुरुआत हुआ। उस समय हमारे पास 15 बच्चे थे, आज हमारे पास मतलब 200 होने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण बात हुई। पहला कि एक स्पेस उस इलाके के, इस तरह के इलाके जहां भी है वहां पे कोई गवर्नमेंट का स्पेस नहीं होता। स्पेस गवर्नमेंट का होता है मगर कम्युनिटी उसको यूज नहीं करती। तो पहला तो एक स्पेस क्रिएट हुआ। दूसरी बात, जहां पे समाज के साथ कोई अच्छी बातें की जा सके। दूसरी बात, जो एक पहचान की क्राइसिस थी, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मेरे किसी भी बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, वो बोलते हैं हम किसके बच्चे, पुलिस पाठशाला के बच्चे। तो सडनली एक नाम ब्रेकआउट हो गया। अब पुलिस वाले से तो कोई किसी का बाप का नाम नहीं पूछेगा ना, सेक्स वर्कर से पूछेगा, लेकिन पुलिस वाले से कोई नहीं पूछेगा, तो स्कूल भी नहीं पूछता। तीसरी बात कि जो समाज के अन्य लोग, जो कल के स्कूल में जाती थी, मैं बताती थी मैं वहां रहती हूँ, मेरी मम्मी ये करती, वो बच्चे मेरे से दूर हो जाते थे, फैमिली बोलते थे नहीं उसके साथ नहीं बैठना, जो ड्रॉप आउट था वो बंद हो गया। अब दूसरे समाज के बच्चे भी उस इलाके पाठशाला में आके पढ़ रहे हैं और मर्ज हो गए, जो कि मैं शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले जन्म करके भी कर पाती। ईश्वर ने मौका दिया और मैंने ही कर लिया। तो आज वो पूरे लोग मर्ज हो गए। उनको मैंने बताया, पुलिस वालों ने बताया कि ये इन कम्युनिटी के बच्चों को, बोला कि कोई बात नहीं है सर, शिक्षा मिल रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके बच्चे हैं, हाँ फायदा मिल रहा है ना, सबको बराबर मिल रहा है, बस चेंज हो गया। आज हमारे उस इलाके के बच्चे, सबके बच्चे, अभी कुछ लोगों ने हम लोगों ने आई कार्ड जारी किया, उस पे हमारे डीएसपी मैम है अभी सीमा जी, उन्होंने सिग्नेचर किया बच्चों के एज ए पेरेंट्स के रूप में। तो उसमें माँ का नाम हमने कॉमन रखा। कुछ लोगों ने क्या कि हमारे इलाके में उनके दिमाग में भर दिया फितूर
सेक्स वर्कर का नाम डाल दिया मार्क में। अब कुछ महिलाएं हैं कि दीदी जी हमारे बच्चों का पिता का नाम क्यों नहीं लिखा, तो मैंने उनको बताया कि देखिए आप एक माँ हैं, ठीक है, एक बच्चे के, मेरे पास कितने बच्चे हैं, 150, मैं कितने बच्चे की माँ हूँ, 150 बच्चे की माँ हूँ। क्या ये बात आप पसंद करेंगे कि मैं उन बच्चों को कोई बेनिफिट आएगा तो ये कह के दूं कि ये उनके लिए तुम्हारे लिए नहीं है, तो आपका बच्चा बर्दाश्त कर लेगा? नहीं नहीं, फायदा तो चाहिए। और तो फायदा चाहिए तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज राशन कार्ड में, सभी राशन कार्ड में, भारत के जितने भी राशन कार्ड है उस महिला प्रधान का नाम है। तो क्या आप कहेंगे कि सरकार भी हमारी महिलाओं को उसी नजर से देख रही है? ऐसा कहेंगे क्या? नहीं ना। तो ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं ना, वो एक सेकंड, एक पल भी नहीं छोड़ते हैं आपके काम में अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जानते हैं उससे फायदा किसको है? हमको है। कैसे फायदा है? आपने तो उन महिलाओं को चढ़ा दिया कि इसके बच्चे को जाना बंद हो जाएगा। उनको मैंने समझाया, आप भेजो तो ठीक है, नहीं भेजो तो कोई ठीक नहीं। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि जबरन आपके बच्चे को पढ़ाऊंगी, आप आओ तो वेलकम, ना आओ तो भी वेलकम। तो अब उनको लगा कि मेरा बच्चा उस भीड़ में से छूट गया तो मेरा तो मौका निकल गया, फिर दूसरा बच्चा एडमिशन ले लेगा, अब बढ़ गया। अब दूसरे जगह से बच्चे आ रहे हैं, माली घाट से बच्चे आ रहे हैं। अब बताओ कि कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं। अब हमारे पास जगह नहीं है बैठाने के लिए। और पुलिस पाठशाला की वजह से क्या हुआ कि जो एक पुलिस रेड का जो थॉट था, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जबरन किताब अल्ली बे पढ़ना, वो खत्म हो गया। अब पुलिस वाले को पता है कि ये सब बच्चे यहीं के हैं, हमारे पास ही पढ़ते हैं। हाँ, हमारे पास ही पढ़ते हैं। अब वो एरिया में घूमते हैं तो सब नमस्ते सर। अब उनकी मम्मियां जो पहले मार्केट में बैठा करती थी, अब उनको देखती थी, बोले हमारा बच्चे का सर है। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो बस इतना छोटा सा प्रयास है ना पुलिस पाठशाला। तो अभी हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को यही, अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है, मैं इसमें आपको जोर देती हूँ कि भारत में पहली बार किसी आयोग ने सेक्स वर्कर के बच्चों के अधिकार की बात की है, वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन। बीते साल में सितंबर में सितंबर 10 या 11 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, ओपन हाउस डिस्कशन, जिसमें पहली बार सेक्स वर्कर चिल्ड्रंस के राइट्स पे बात हुई। क्योंकि मैंने उसमें अपना प्रेजेंटेशन दिया, पुलिस पाठशाला को प्रेजेंट किया। मैंने कहा कि जब भारत में कहा जाता है आवर नेशन आवर चिल्ड्रन, हमारे पीएम कहते हैं, तो फिर ये बच्चे किसके हैं? दूसरी बात, जब आप कहते हो बचपन बचाओ का नारा देते हो, तो ये बच्चों का बचपन कौन बचाएगा? ये भी तो समाज के ही बच्चे हैं ना। अब आप इनको छोड़ दोगे तो यही करेंगे। आप 5 को निकालोगे, उसमें से 2 का रिहेबिलिटेशन करोगे, 3 को फिर वहीं आना है। उसके पास क्या जरिया है? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या किया आपने? तो राइट्स की बात अब शुरू हो गई है और अभी आयोग ने बिहार सरकार को एक आदेश भेजा है, जिसे पुलिस महकमा है, अलग अलग विभाग है जो बच्चों से संबंधित है, कि आप इस इलाके के बच्चों के हालात के बारे में पता करिए। इनके जो पेपर्स हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये दुरुस्त करवाइए और इनका स्कूल में दाखिला कराइए और इनका प्रॉपर इनका विकास में काम करिए, बिना कोई डराए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे पूरे कम्युनिटी के लिए और भारत में उन सब बच्चों के लिए। अगर बिहार में ये हुआ है तो दूसरे राज्य में भी बेशक होगा, अगर वो भी ऐसा पहल करेंगे तो। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप एक कोई संदेश देना चाहें तो? देखिए, संदेश तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं अभी तक तो कुछ ऐसा की नहीं हूं जो मैं कोई संदेश दूं। हाँ, मैं बस इतना जरूर कहूंगी कि किसी को भी जज मत करिए। मैंने अभी जितने भी पत्रकार हमारे यहाँ आते हैं इंटरव्यू लेने, मैं ये बोलती हूँ कि आप ये कह के नहीं इंटरव्यू लेंगे कि ये सेक्स वर्कर के बच्चे हैं या सेक्स वर्कर का। क्यों? क्योंकि आज तक अगर वो बच्चे सामने नहीं आए तो कारण यही था क्योंकि आपने एक जजमेंट किया उनको। आपने पहले से एक रेखा खींच दी कि तू उसका बच्चा है ना, इतना काफी नहीं है। तो मैं आपको देखने वाले, सुनने वाले जो भी लोग हैं उनको मैं यही कहूंगी कि चाहे वो बच्चा किसी भी हालात में पला बड़ा हो, वो उसकी पहचान नहीं है। पहचान तो उसकी वो होगी जो वो भविष्य में बनाएगा, और उस पहचान को बनाने में आप कितना उसमें सहयोग करते हैं ये मायने रखता है। तो आप चाहें तो उस पत्थर के टुकड़े को कंकर बना दें या चाहें तो संगमरमर बना दें। तो यही मेरी दरखास्त है, हाँ, और यही निवेदन है।
तो थैंक यू सो मच इस मुझे सुनने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप अपने भारत में जहां भी से सुन रहे हैं वहां पुलिस चौकी तो होगी, चाहे वो रेड लाइट एरिया हो या ना हो, झुग्गी झोपड़ी तो होगी। वहां जितने सारे बच्चे स्लम में रहते हैं आप देखेंगे उनको पुलिस उठा लेती है ना। तो आप उनके साथ एक्टिविटी कर सकते हैं ना। और देखिए एजुकेशन देने के लिए मैंने आज इस बार किसी को कहा कि आप बोलते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, 1 घंटे अपना ज्ञान, आपके पास जो ज्ञान है उसको दान करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो अगर अपने आसपास के ऐसे इलाके के 10 बच्चों को भी आप अपने फारिग समय मतलब खाली समय में चुन लीजिए और वैसे 10 बच्चों को बनाइए, देखिए बहुत आनंद मिलेगा। जो मस्जिद मंदिर बना के आपको सब्र क्या बोले सवाब नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, वो उन बच्चों को, उसमें से एक बच्चा भी अगर कल के कुछ भी टॉप पे पहुंच गया ना तो आपका जिगर है ना कहेगा कि मैंने दुनिया में कुछ किया है ना। तो यही एक निवेदन है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी नसीमा खातून, आप सुन रहे थे तमाम हम उनसे ये बातें की हैं। देखते रहिए वाव पॉडकास्ट।